हेलो बच्चों, कल मैं आपको लोकसभा का गठन और लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के बारे में पढ़ा रहा था। आज हम आपको लोकसभा का कार्यकाल उसके बारे में समझाएंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और इसमें जो लिखा हुआ है ना, अपनी प्रथम बैठक के कहने का मतलब जब चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तब से लेकर के नहीं, और 5 वर्ष तक की अवधि में उनका कार्यकाल माना जाता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, यानी जैसे ही उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाती है। लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कहने मतलब वैसे तो जैसे उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो जैसे ही 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा अपने आप ही भंग हो जाएगी। उसे किसी को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे आपके प्रश्न आता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या अपने स्वविवेक से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य होता है, वैसे अमूमन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सन 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा कब बढ़ाया गया था, तो सन 1976-77 में, क्योंकि उस समय पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रखी थी। उस दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। भारत में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। तो भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 में। जबकि वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसका गठन मई 2019 में हुआ। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? 17वीं, और जिसका गठन कब हुआ था? मई 2019 में। और ये कब तक चलेगा? 2024 तक। तो ये था आपके लोकसभा का कार्यकाल। अब हम लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में समझेंगे कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं और उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनमें एक को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और दूसरे को लोकसभा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार
लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या उल्लेख है कि लोकसभा के सदस्य मिलकर के अपने में से ही, ये ध्यान रखना, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। कहने का मतलब कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो मंत्री भी बन सकता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तो राजनीतिक रूप से यह निश्चित है कि अध्यक्ष उसी दल का कोई सदस्य निर्वाचित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ज़्यादातर उसी दल का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष के रूप में यह परंपरा स्थापित हुई है कि वह विपक्षी पार्टी का हुआ। यानी हमारे यहाँ एक परंपरा है कुछ चीज़ों में कि जैसे अध्यक्ष हमेशा उसी दल या पार्टी का होता है जिसकी सरकार होती है, और उपाध्यक्ष ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों में से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है। तो वह विपक्षी पार्टी को हुआ। यद्यपि ऐसी कोई संवैधानिक अथवा राजनीतिक बाध्यता नहीं, लेकिन ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष तो उसी दल का होगा जिसकी सरकार है, और उपाध्यक्ष उन दलों में से होगा जिनकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। तो यद्यपि ऐसी कोई संवैधानिक अथवा राजनीतिक बाध्यता नहीं है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र या इस्तीफा किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। और अगर प्रश्न आता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। यानी एक दूसरे को, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, त्यागपत्र तो वो होता है जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पद त्याग रहा हो, लेकिन कई बार उसे हटाया जाता है। तो अगर हम लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा के 2/3 सदस्य उनमें से किसी को भी हटाने के पक्ष में वोट देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व संबंधित को सूचित करना आवश्यक होता है। तो चाहे हम लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं या उपाध्यक्ष के, तो उनको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा कि हम आपको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाना चाह रहे हैं। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो यानी जब भी लोकसभा की बैठकें होती हैं तो उन बैठकों का संचालन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। वह सदस्यों को बोलने का समय देता है कि भाई कौन सा सदस्य बोलेगा और कितने समय तक बोलेगा, ये निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई भी विषय जिसे सदन में मतदान के लिए रखा गया है उस पर मतदान करवाता है। जैसे कोई विषय है तो उस पर अगर सदस्य चाहते हैं कि भाई मतदान करवाया जाए तो ये मतदान करवाने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। प्रथमतः वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, यानी ज़्यादातर वो लोकसभा में वोट नहीं डालता है, लेकिन एक समय आता है जिस समय उसे वोट देने का अधिकार मिलता है।
और वो समय कब आता है? जब मान लीजिए किसी विषय पर मतदान करवाया गया और पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े। उदाहरण के लिए किसी विधेयक पर वोट डाले गए और विधेयक के पक्ष में भी 270 वोट पड़े और विपक्ष में भी 270 वोट पड़े, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत आने पर वह अपना निर्णायक मत देता है। वह सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखता है। सत्र को स्थगित करने का तात्पर्य होता है कि जैसे आज मान लीजिए लोकसभा की बैठक चल रही है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सांसद हैं और उसमें लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं या आपस में गाली गलौज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष संसद की जो कार्यवाही है या लोकसभा की कार्यवाही है उसे अगले दिन तक के लिए स्थगित कर सकता है। कहने मतलब उस दिन समाप्त करके उस व्यवस्था को आगे के दिन के लिए, अगले दिन भी ऐसा होता है तो फिर वो आगे के लिए बढ़ा सकता है। तो वह सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखता है, अर्थात स्पीकर सदन की बैठक को कुछ समय अथवा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसके सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, यानी संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है और संसद सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष सदन में दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में भी फैसला करता है। कोई सदस्य अगर एक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ के आता है और वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो योग्य रहेगा या अयोग्य, तो ये निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जैसे विधेयक सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक तरह से साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो जैसे लोकसभा में किसी विधेयक को लेके नहीं, लोकसभा के सदस्यों में मतभेद बना हुआ है, अर्थात कुछ सांसद तो ये कह रहे हैं कि ये धन विधेयक है और कुछ सांसद ये कह रहे हैं कि ये धन विधेयक नहीं है। तो इस पर कि ये धन विधेयक है कि धन विधेयक नहीं है, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। अर्थात यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तो यानी जो भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ था ना सन 1952 में, तो उस समय पर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष का नाम है अनंत शयनम अयंगर। अब हम यहाँ से आगे आपके संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि संसद को कौन कौन से अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त हैं या संसद के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। तो संसद के द्वारा जो पहला कार्य किया जाता है या जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है विधि निर्माण। तो सरकार के व्यवस्थापिका अंग का सबसे महत्वपूर्ण काम, जैसे हमने आपके पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह होता है कानून का निर्माण करना। तो देश के लिए कानून का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका, जिसे हमारे भारत देश में क्या कहते हैं? संसद। तो संसद भारत की व्यवस्थापिका है, अर्थात भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। अतः उसका मुख्य कार्य विधि निर्माण का है। भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है।
जिसका अभिप्राय यह है कि संघ और प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अर्थात भारत में एक केंद्र सरकार है और बाकी के जो राज्य हैं उनमें भी राज्य सरकारें हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन काय के आधार पर किया गया? सूचियों के आधार पर, जिसके बारे में हम आपके पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन 4 सूचियों के माध्यम से किया गया है। तो पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, और इसके अलावा एक और सूची है जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट सूची। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, जो संघ सूची के विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के। और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। तो इसके अनुसार संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों में से किसी भी विषय पर संसद विधान बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी विधान निर्माण की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। राज्यों को सौंपे गए राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी कुछ परिस्थितियों में संसद विधान बना सकती है। जैसे संघ सूची के विषयों पर तो कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? संसद यानी केंद्र। राज्य सूची के विषयों पर सामान्य स्थिति में कानून राज्य विधानसभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को। और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के होता है, लेकिन किसी विषय पर दोनों में विवाद है तो अंतिम निर्णय केंद्र का ही मान्य होता है। और अवशिष्ट सूची के विषयों पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाता है? संसद या केंद्र। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। तो यानी जिसके माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है, ऐसे विधेयक को कैसा विधेयक कहते हैं? साधारण विधेयक। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यानी जो साधारण विधेयक है, संसद के 2 सदन होते हैं, उनमें से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा। लेकिन सिस्टम यही होता है कि जैसे मान लीजिए पहली बार कोई साधारण विधेयक लोकसभा में रखा गया तो वहाँ पे चर्चा पर चर्चा होती है, वोटिंग कराई जाती है। जब वहाँ से वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वही सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो लोकसभा में हुई। वहाँ से अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन अगर वो पहले राज्यसभा में रखा गया तो वहाँ से पारित होगा, फिर तब आएगा वो लोकसभा। तो यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है तब उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। तो यानी साधारण विधेयक है ना, वो भी 2 प्रकार, जैसे विधेयक अमूमन 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और धन। तो साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। जैसे हमसे कोई पूछता है कि भाई सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो यानी कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा सदन में रखा गया तो वह सरकारी विधेयक कहलाएगा। और गैर सरकारी विधेयक का मतलब है ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा नहीं बल्कि संसद के अन्य सदस्य के द्वारा सदन में रखा गया है, उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
यदि विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है तब उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जबकि साधारण सदस्यों द्वारा रखा गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक को पारित होने के लिए सदन में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, यानी चाहे वो साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो। प्रत्येक विधेयक को सदन में अमूमन 3 क्रियाओं से गुजरना होता है। तो विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। तो आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति उसका प्रथम वाचन कहलाता है। यानी कोई भी सदस्य सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की जो अनुमति मांगता है और जैसे ही उसे सदन में उस विधेयक को रखने की अनुमति मिल जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। तो यानी किसी विधेयक में एक तरह से 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा होता है? द्वितीय वाचन। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। यानी वह जो प्रवर समिति होती है उस विधेयक के बारे में चर्चा करती है, उसके बारे में जांच पड़ताल करती है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सारा निर्णय प्रवर समिति के द्वारा लिया जाता है। और प्रवर समिति का गठन कौन से वाचन में होता है? द्वितीय वाचन। जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है। निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। यह पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक शाब्दिक एवं औपचारिक संशोधन किए जाते हैं एवं अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो चुकी होती है, अतः तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तब वह उस सदन से पारित समझा जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे आपको कल समझाएंगे।